हेलो। कैसे हैं सभी? बढ़िया, मजे में, सब ठीक है। अच्छा चल रहा है सब, पढ़ाई लिखाई चल रही है। कैसा लग रहा हूं मैं? और तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, and we are going to start our topic, that is factors on which resistance of a material of a conductor depends. हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिन पे मटेरियल का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, एंड अबाउट रेजिस्टेंस वी डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। क्या सबको याद है रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? हमने ओम्स लॉ भी पढ़ाया था, आप सभी को याद है क्या? पढ़ रहे हो कि नहीं? पढ़ाई करते रहो बेटा, घर पे बैठे हो कम से कम पढ़ाई करते रहो, है ना? तो पूरे लेक्चर के दौरान बने रहें, क्लास में समझते रहें, और अगर बीच में कहीं गलती हो जाएगी तो नीचे जरूर लिख देना, ठीक है? एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तभी गलतियां भी ढूंढेंगे। अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हाँ सब तो सही है, हाँ सब तो सही है, ठीक है? तो माय नेम इज राकेश यादव एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ठीक है बेटा? ओके, स्टार्ट करें। ओके, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सब्सटेंस जो होते हैं, सब्सटेंस वो एटम से मिलकर बने रहते हैं। एटम्स, एटम जो है, एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हम दिखाते हैं। इतना सारे लोग जानते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसे दिखाते हैं। हम जानते हैं कि दिस इज न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये पहले वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते। लेकिन जो लास्ट ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे जो फोर्स लगती है वो फीबल फोर्स होती है। फीबल फोर्स का मतलब है हमारा वीक फोर्स होती है। फीबल फोर्स से हमारा सेंस है कि वीक फोर्स होती है, और ये जो वीक फोर्स है इसकी वजह से जब भी इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहीं से मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में कभी भी एनर्जी इनको मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन निकल करके और भागने लगते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल करके भागते हैं इनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन जो निकल करके भाग सकता है दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ठीक है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही है वो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली द चार्ज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रीफाइंग एनी बॉडी। किसी बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बारे में मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। आई हैव डिस्कस्ड मेनी अ टाइम्स, बहुत बार मैं आपको इस बारे में बता चुका हूं, एंड होप कि सभी लोगों को ये बात अभी तक क्लियर भी हो चुकी होगी, ठीक है? ओके बेटा, अब इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन निकल करके फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन को तो भाई खाली रास्ता चाहिए ना, उसको तो बस वो निकल गया तो उसके खाली रास्ता चाहिए कि मैं मैक्सिमम खाली रास्ता मिलेगा। भाई तुमको भी बाइक दे दी जाती है तो क्या करते हो? बाइक स्टार्ट करते हो, अब अगर पूरी रोड खाली है तो पूरा एकदम 80-90 की स्पीड में लेकर के जाते हो तुम लोग। तो इलेक्ट्रॉन भी वही चाहता है कि भाई रास्ता खाली रहे, लेकिन रास्ता खाली कैसे रहेगा? सब्सटेंस तो मिलकर बने एटम से, और एटम जो है सारे एटम पे इलेक्ट्रॉन है, सारे एटम पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन सबका निकल रहा है, और एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो आयन बन जाता है। कौन सा आयन? पॉजिटिव आयन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है बार बार उस पॉजिटिव आयन से जाकर के टकराने लगते हैं। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि तुम अपनी कार लेकर निकले, अब कार लेकर निकलोगे तो भाई लॉकडाउन चल रहा है। अब लॉकडाउन में क्या है कि जैसे ही तुम 15-20 मिनट तुमने जर्नी की, या फिर 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तुमने जर्नी की, उसके बाद से पुलिस का स्टॉपेज, फिर तुमको रोका गया, पूछा गया कहां जा रहे हो, चेक किया गया, उसके बाद से छोड़ा गया, तो तुमको अपनी बार बार स्पीड क्या है? कम करनी पड़ रही है, तेज करनी पड़ रही है, कम करनी पड़ रही है, तेज करनी पड़ रही है। मतलब तुम अपने फ्लो में नहीं आ पा रहे हो। तो वही कहानी भैया यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की भी होती है। इलेक्ट्रॉन निकल तो गए, लेकिन रास्ते में पॉजिटिव आयन बैठा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन बार बार जाके उस पॉजिटिव आयन से टकराता है, और पॉजिटिव आयन से टकराने के बाद उसकी स्पीड जो होती है, वो जो एनर्जी लेकर के दौड़ा था वो एनर्जी दूसरे को देनी पड़ती है। मतलब कुछ एनर्जी जो होती है देने में ही लॉस हो जाती है। मतलब कंप्लीटली चार्ज, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी एनर्जी दूसरे एटम को दे नहीं पाता है।
बात समझ रहे हो? तो पूरे को नहीं दे पाता, इसकी वजह से चार्ज। अब हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली व्हाट, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से फ्लो होना पड़ेगा ना भाई। इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट तभी होगा जब चार्ज जो होगा वो हमारा कंटिन्यूअसली फ्लो होगा, कंटिन्यूअसली। बट यहां क्या है, चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो हो ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आयन हर जगह बैठे हैं, उनसे जाके टकरा जाता है, बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। तो कंटिन्यूअसली फ्लो ना हो पाने की वजह से ना इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, करंट जो होता है वो जो पॉजिटिव टर्मिनल से आपने जितना भेजा था उतना नेगेटिव टर्मिनल तक नहीं जाता, कुछ कुछ लॉस हो जाता है रास्ते में। जैसे बार बार गाड़ी आपको क्या करनी पड़ रही है, बंद करनी पड़ रही है, फिर चालू, फिर बंद, फिर स्टार्ट, फिर बंद, फिर स्टार्ट। बात समझ रहे हो? मतलब आपको बार बार रोका जा रहा है, आप ब्रेक ले रहे हो, फिर स्पीड कम कर रहे हो, फिर स्पीड बढ़ा रहे हो। तो इससे क्या होता है कि एनर्जी का लॉस होता है। सो लाइक दैट एनर्जी का लॉस होता है कंडक्टर में भी। तो वो जो एनर्जी का लॉस हो रहा है ना, जिस प्रॉपर्टी की वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा है ना, उस प्रॉपर्टी को आप बोलते हो रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। रेजिस्टेंस एक मटेरियल की क्या हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, विच ऑफर्स द ऑब्स्ट्रक्शन, जो क्या करता है, रुकावट पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है। एंड ड्यू टू दैट चार्ज कैन नॉट फ्लो कंटिन्यूअसली, और चार्ज अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता, स्मूथली चार्ज कैन नॉट फ्लो। और चार्ज अगर स्मूथली नहीं फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट अच्छे से नहीं हो पाएगा। एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेजिस्टेंस। अब बच्चों के दिमाग में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा कोई वायर है क्या, बता दो, जिसमें रेजिस्टेंस ना पाया जाता हो। अच्छा तुम ही सोचो, ऐसा कोई वायर है क्या जिसमें रेजिस्टेंस नाम की प्रॉपर्टी ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी वायर होगा बेटा, कोई भी वायर, तो वो किस चीज से बना होगा? एटम से। एटम है तो इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उसका पॉजिटिव आयन तो बचेगा ही, तो इलेक्ट्रॉन जाकर के पॉजिटिव आयन से टकराएगा। अब टकराएगा तो फिर रेजिस्टेंस जनरेट होगा। तो इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई हमारे पास कंडक्टर नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, और रेजिस्टेंस की वजह से करंट को नुकसान पहुंचता है। मतलब साइंटिस्ट लोग अभी तक लगे हुए हैं कि ऐसा कोई कंडक्टर मिल जाए कि जिसमें रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ही ना हो। यू नो व्हाट, रेजिस्टेंस अगर प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो हमारे करंट में बिल्कुल लॉस नहीं होगा, और करंट में लॉस नहीं होगा तो द थिंग्स, द इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस दैट यू आर सीइंग अराउंड अस, जो तुम अपने आसपास देख रहे हो, जितनी भी चीजों को इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को, जैसे फ्रिज, टीवी, कूलर, ये सब देख रहे हो ना, तो इन सब में सडन चेंज आ जाएगा बेटा। ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे वर्क करते हैं। इंडिया में कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस कितने पोटेंशियल पे वर्क करता है? 220 पे, 220 वोल्ट पे पोटेंशियल पे वर्क करता है। अगर ऐसे वायर आ गए जिसमें रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ना रही तो सडन पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस जो होंगे वो पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे। लेकिन टिल नाउ वी doesn't have any kind of any conductor which does not offers resistance। ऐसा कोई कंडक्टर नहीं है। जब आ जाएगा तो बेटा रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाई खत्म हो जाएगी तुम्हारी। खुश रहना कि एक टॉपिक तो गया हमारा, और ना हम तो परेशान हो गए थे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टर्स जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब फैक्टर्स जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, कौन कौन से वो फैक्टर है जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो बेटा कुछ फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द सब्सटेंस का नेचर। दूसरा फैक्टर है तुम्हारा टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर है तुम्हारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। चौथा फैक्टर है तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनमें से इन दो के बारे में कोई खास बात नहीं करेंगे हम, नेचर ऑफ द सब्सटेंस और टेम्परेचर पे, और इन दो के बारे में ही हमको बात करनी है, दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। की लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। अगर ये समझ गए, सब समझ गए। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेटा। हम एक सर्किट बना करके आपको दिखाते हैं। ये एक सर्किट बनाया हमने, एक सेल लिया,
ठीक है, यहां हमने ले लिया एक की, ओके, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हमने ये जो वायर है ए टू बी ले लिया, ए टू बी, फर्स्ट केस ए टू बी, ये लेंथ ऑफ द वायर है, ठीक है, ये लेंथ ऑफ द वायर है। अब करंट ऐसे जा रहा है, ए टू बी ये लेंथ है वायर की, से ये जो लेंथ है दिस इज एल, एल लेंथ है, एल लेंथ, ठीक है, ओके सर। अब इससे क्या समझाना चाह रहे हो, इससे क्या समझाना चाह रहे हैं, इस बात को ध्यान से सुनो। अगर मैं इसमें से कुछ करंट पास कराता हूं, यहां मान लो मैंने लगा दिया है क्या, यहां मैंने लगा दिया एमीमीटर, पॉजिटिव नेगेटिव, ये करंट के फ्लो को रीड करेगा, कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। एमीमीटर के बारे में पहले भी बात कर चुका हूं, मैं बता चुका हूं एमीमीटर क्या काम करता है, ठीक है। एमीमीटर लगा दिया मैंने, अब मैंने यहां से करंट ड्रॉ कराना स्टार्ट किया, करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, उस लेंथ में से फ्लो करने लगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो लेंथ थी ना, ये जो लेंथ थी, इसको मैंने अब क्या कर दिया, डबल कर दिया, लेट्स से डबल कर दिया, इस लेंथ को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, ये यही वाली लेंथ जो थी इसको मैंने डबल कर दिया, तो मैंने इसको बोला 2L, ये L और ये 2L। अब मैंने लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया है। अगर मैं लेंथ को डबल कर रहा हूं तो भाई एमीमीटर के साथ क्या होगा, एमीमीटर जो करंट रीड करेगा वो उसके साथ क्या होगा। तो बेटा पहले जब आप L लेंथ में से करंट फ्लो करा रहे थे, L लेंथ में से जब आप करंट फ्लो करा रहे थे, तो जो एमीमीटर रीडिंग दे रहा था करंट की, मान लिया हमने कि वो दे रहा था 1 एम्पियर, मान लिया हमने कि वो दे रहा था 1 एम्पियर रीडिंग, और जब आपने लेंथ को डबल कर दिया, जब आपने लेंथ को डबल कर दिया, तो लेंथ के डबल करते ही ये जो एमीमीटर है तुम्हारा, ये एमीमीटर स्टार्ट कर देगा रीडिंग जो देगा वो आपको वो देगा 0.5 एम्पियर। पहले दे रहा था 1 एम्पियर जब लेंथ L थी, तो अब जैसे ही आपने लेंथ को डबल किया तो एमीमीटर जो है करंट आधा दिखाने लगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप पहले लेंथ में से, फर्स्ट L लेंथ में से जब करंट आप फ्लो करा रहे थे, तो 1 एम्पियर जो करंट ड्रॉ हो रहा था, और जैसे ही 2L किया तो 0.5 एम्पियर हो गया। इसका मतलब कि लेंथ बढ़ा रहे हैं, जैसे ही हम लेंथ बढ़ा रहे हैं, लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, तो लेंथ के इंक्रीज करने पर करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। लेंथ के इंक्रीज करने पर करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और तुमको ओम्स लॉ जब मैंने समझाया था तो ये बताया था V इक्वल्स टू आई आर, तो यहां से हम लिख सकते हैं V अपॉन आई इज इक्वल्स टू व्हाट, R। मतलब देखो R बढ़ेगा तो I घटेगा, यहां से सीखो, R बढ़ेगा तो I घटेगा। मतलब R रेजिस्टेंस अगर किसी कंडक्टर का बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका करंट लगातार घट रहा है। यहां से तुम एक चीज और समझ सकते हो, एक तरह से और समझ सकते हो कि अगर मैं इस I को नीचे लेकर आया, ऐसे कर दिया मैंने V अपॉन आई इज इक्वल्स टू R, तो जेन्युइन सी बात है ये R जो है I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसका मतलब R अगर इंक्रीज करेगा तो I क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब यहां पर देखो करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ेगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। देखो करंट क्या कर रहा है, घट रहा है, तो करंट के घटते ही रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट करने लगेगा। इट मींस दैट इसका क्या सेंस है, इसका सेंस क्या है कि मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी वायर का, वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तुमने देखा कि जब हमने L लेंथ लिया था, तो करंट जो रीड कर रहा था एमीमीटर वो 1 एम्पियर था। जैसे ही हमने लेंथ 2L किया, लंबाई 2L कर दी, बढ़ा दिया, लेंथ बढ़ा दिया, तो लेंथ के बढ़ने पर करंट घट गया। तो करंट अगर घट रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। मतलब करंट अगर आधा हुआ तो रेजिस्टेंस डबल हो गया। इसका मतलब कि L लेंथ से ज्यादा रेजिस्टेंस 2L लेंथ में है। इसका मतलब लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या बात क्लियर है सबको समझ में आया कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा।
एक तरीका और है मेरे पास समझाने का। मान लो कि मेरे पास ये वायर है, ये इतना बड़ा, यहां तक है, आधा है, आधा बेटा। आधे वायर में यहां से यहां तक में, यहां से यहां तक में नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे होंगे वो भी कम होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे वो कम होंगे तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस भी कम होंगे। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जाकर के पॉजिटिव आयन से टकरा भी कम ही रहा होगा, क्योंकि जब नंबर ऑफ एटम्स ही कम है, नंबर ऑफ एटम कम है तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन भी कम ही होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कम ही होंगे, तो कम जाकर के टकरा रहे। तो इसका मतलब कि टकराने की वजह से ही रेजिस्टेंस जनरेट होता है। बात समझ रहे हो ना, टकराने की वजह से ही रेजिस्टेंस जनरेट होता है। अब मैंने लेंथ अगर इतना कर दिया तो नंबर ऑफ एटम बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नंबर ऑफ एटम बढ़ गए, तो नंबर ऑफ आयंस, पॉजिटिव आयंस भी बढ़ गए। अब इसका मतलब है नंबर ऑफ कॉलिजन भी बढ़ जाएगा। अब जितना ज्यादा कॉलिजन होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब लेंथ बढ़ाते जाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो ये दो तरीके मेरे पास जिनसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की, एक तो ये प्रैक्टिकली है ना, और दूसरा थ्योरेटिकली, कि थ्योरेटिकली आप कैसे बता सकते हो और प्रैक्टिकली कैसे बता सकते हो। क्लियर है सबको, समझ में आ गया? चलो ठीक है। तो यहां से हमने सीखा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये हो गया हमारा पहला, I mean, जिसको मैंने थर्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इधर लिख लेते हैं साइड में, इसके सामने लिख लेते हैं हम, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसके सामने लिख लेते हैं। अब दूसरी बात आती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है सर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब समझो, ये मान लो तुम्हारे पास एक वायर है, ये एक वायर है, ऐसा करके एक वायर है। तो ये जो इसकी थिकनेस है ना, ये थिकनेस, ये जो थिकनेस है, ये जो चीज है, ये थिकनेस, इसी को आप बोलते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस इज व्हाट कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसी को आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलोगे बेटा, दैट व्हाट यू कॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो थिकनेस है ना, इसी को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर सबको? क्लियर? हाँ ठीक है, ओके। अब इस चीज को मैं समझाता हूं आपको। चलो मान लो हमारे पास एल लेंथ का वायर है, एल लेंथ का वायर है, एल लेंथ का, अब ये 12 वाला मिटा देते हैं। एल लेंथ का हमारे पास ये वायर है, इसमें से करंट जा रहा है, तो करंट जा रहा है तो एमीमीटर रीड कर रहा है कितना? 1 एम्पियर। कितना रीड कर रहा है? 1 एम्पियर। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ये जो एल लेंथ का वायर था, एल लेंथ का जो वायर था, इस एल लेंथ के वायर को मैंने मोड़ दिया। क्या कर दिया? मोड़ दिया। समझ रहे हो? एल लेंथ के वायर को मैंने ऐसे मोड़ दिया, तो मैंने मोड़ दिया, फोल्ड कर दिया उसको, फोल्ड कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे। ठीक है, और लेंथ जो थी वो सेम है इसकी। ये जो मुड़े हुए वायर की लेंथ है ना, ये भी एल है। ये जो मुड़ा हुआ वायर है हमारा, ये रहा मुड़ा हुआ वायर हमारा, थोड़ा सा मोटा है। ठीक है, इसकी भी लेंथ एल ही है, इसकी भी लेंथ एल है, दोनों की लेंथ एल है, लेकिन ये थोड़ा पतला था, ये थोड़ा मोटा है। ये थोड़ा पतला था, ऊपर वाला थिन था, और ये नीचे वाला क्या है? थोड़ा सा थिक है। अब करंट जाएगा भाई, तो इसमें से तो 1 एम्पियर करंट जा रहा था। अब इसमें से क्या होगा? जब तुम इसका एरिया बढ़ा दोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दोगे ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो करंट जो होगा वो ऑटोमेटिकली क्या करने लगेगा? डिक्रीज करने लगेगा। डिक्रीज। देखो मैं तुमको एक चीज से समझाता हूं। एक्चुअली रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब बढ़ता है ना, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो घटने लगता है। अब यहां देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है क्या? क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां से बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो गया। मान लो हमने इसकी थिकनेस को हमने बोला x, इसकी थिकनेस को बोला x, तो इसकी थिकनेस जो है हमने बोल दी 2x। बेटा बढ़ गया ना, तो हमने इसको बोल दिया 2x, इसकी x, इसकी 2x। अब ये जो 2x है, जब इसमें से x में से करंट फ्लो करा रहे थे तो 1 एम्पियर जा रहा था, x में से करंट फ्लो करा रहे थे तो 1 एम्पियर जा रहा था। अब 2x जैसे ही तुम मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे ही तुम 2x करोगे, तो 2x करते ही रेजिस्टेंस जो होगा वो घटने लगेगा, और रेजिस्टेंस अगर घटने लगेगा तो V = IR। मतलब रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज कर रहा है तो करंट क्या करने लगेगा? बढ़ने लगेगा। तो अगर पहले करंट जा रहा था 1 एम्पियर और तुमने ये एरिया जैसे ही डबल किया, तो अब तुम्हारा एमीमीटर करंट जो रीड करेगा दैट इज 2 एम्पियर। वो ज्यादा करंट रीड करेगा, वो ज्यादा करंट रीड करेगा। बात समझो अच्छे से, वो ज्यादा करंट रीड करेगा। पहले जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था वो कम था,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम था, लेंथ दोनों की हमने सेम रखी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका हमने बोला x है, इसका हमने बोला 2x है, लेंथ दोनों की सेम है। जब हम x एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से करंट फ्लो करा रहे थे तो हमारा एमीमीटर रीड कर रहा था 1 एम्पियर, और जैसे ही हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया तो बढ़ाते ही हमारा एमीमीटर जो था वो करंट रीड करने लगा 2 एम्पियर। लेट्स से मैं सपोज कर रहा हूं 2 एम्पियर करंट रीड करने लगा, इसका मतलब करंट बढ़ गया, इसका मतलब करंट बढ़ गया। अब करंट के बढ़ने का मतलब क्या है, करंट के बढ़ने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा। इसका मतलब जब एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है, मतलब एरिया जब बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है। इसका मतलब जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया कम होगा, एक कहानी है ना, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया कम होगा, और जब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब एरिया डिक्रीज कर रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब एरिया डिक्रीज कर रहा है, एरिया अगर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। क्या यहां से बात क्लियर है, क्या सबको क्लियर है क्या कि ये L लेंथ का हमारे पास वायर था, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन x है, ये L लेंथ का वायर है हमारे पास दूसरा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2x है। L लेंथ के वायर से, L लेंथ का वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन x है, उसमें से जब हम करंट फ्लो कराए तो हमारे एमीमीटर ने रीड किया 1 एम्पियर, और 2x वाले 2x एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से जब करंट फ्लो कराया तो उसने रीड किया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। इसका मतलब करंट बढ़ा, एरिया बढ़ाते ही करंट बढ़ा। तो करंट अगर बढ़ रहा है तो करंट तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, मतलब करंट अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है, इसका मतलब एरिया जब बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है। इसका मतलब ये कि रेजिस्टेंस जब बढ़ रहा है तो एरिया घटेगा, और एरिया जब बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस जब बढ़ रहा है तो एरिया घटेगा, और एरिया जब बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा। बात क्लियर सबको, सबको क्लियर। अब दूसरा तरीका देख लो, अरे सर ऐसे कैसे हो रहा है, एरिया ज्यादा हो जा रहा है तो कैसे करंट जो है कि ज्यादा फ्लो कर रहा है, एरिया ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होगा ना, और एरिया जब कम है तो नंबर ऑफ एटम्स कम है ना, तो ऐसा कैसे हो पा रहा है। आप अभी पिछले केस में आपने नंबर ऑफ एटम्स से समझाया, ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं तुमको समझाता हूं। मान लो कि तुम्हारे पास एक पतला सा वायर है, थिन वायर है, थिन वायर, तो बेटा जो थिन वायर होगा उसमें के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन के पास निकलने का रास्ता जो होगा, इलेक्ट्रॉन के पास निकलने का जो रास्ता होगा, वो रास्ता जो है वो तो बहुत पतला है, वो तो थिन है, पतला रास्ता है, तो पतले रास्ते से तो वो अच्छे से निकल नहीं सकता ना। अगर मान लो तुमको एक पतली गली में घुसा दिया जाए, एक बहुत पतली सी गली है उसमें तुमको घुसा दिया जाए, ठीक है, तो उस पतली गली में अगर सामने एक बंदा खड़ा है, उसी स्ट्रीट में एक सामने एक बंदा खड़ा है, तो तुम उसमें उससे उसके पार अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें बहुत क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं, पतली सी गली है, अब उसी में से निकलना है तुमको, तो मेहनत करनी पड़ेगी, जेन्युइन सी बात है। और अगर तुम्हारे पास कोई मोटी गली है, मोटा रास्ता है, मोटा इन द सेंस तुम कह सकते हो चौड़ा रास्ता है, अगर चौड़ा रास्ता है तो तुम इधर से नहीं तो इधर से निकल जाओगे, समझ रहे हो। अगर हमारे पास ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मैं कहूं, देखो पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना था, तो ये तो पतला है, अब इलेक्ट्रॉन को निकलना है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये थिन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। अब मैं कहूं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां ऐसे आ गया, ऐसा, तो बेटा अब इसके पास ज्यादा जगह रहेगा कि नहीं, आसानी से निकल सकता है कि नहीं, आसानी से भाग सकता है कि नहीं। तुमको अगर किसी चौड़ी गली में दौड़ाया जाए तो तुम आसानी से इधर उधर करके भाग जाओगे, और अगर किसी पतली गली में दौड़ा दिया जाए तो उसमें आसानी से तुम भाग नहीं पाओगे, समझ लो ना। तो चार्ज जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने पे ज्यादा आसानी से फ्लो कर पा रहा है, चार्ज जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने पे ज्यादा आसानी से फ्लो कर पा रहा है, तो ज्यादा आसानी से ज्यादा स्मूथली फ्लो कर पाएगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब कि एरिया जब हम बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, घट रहा है, एरिया बढ़ा रहे हैं, जितना चौड़ा रास्ता ला देंगे उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, घट जाएगा, और एरिया जब तुम कम करना स्टार्ट करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट करेगा। क्लियर है सबको, मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा, अब तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए बेटा, अगर नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को जो है स्लो मोशन में करके देखिए, तब शायद आपको समझ में आ पाए। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये दो चीजें आई अपने पास, देखा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और दूसरा है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन।
तो हमने कहा कि हमारा पहला है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा बोला रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो इसको हमने बोला फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने बोला सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो चूंकि रेजिस्टेंस तो हम यहां लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, लिख सकते हैं। अब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे और प्रोपोर्शनैलिटी साइन के हटाने के बाद हमको मिलने वाला है R इज इक्वल्स टू रो, दिस इज व्हाट कॉल्ड रो L अपॉन A, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, R is equals to rho L upon A. This is what very important formula. ये जो होता है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, very important. Resistance is equals to rho L upon A. And I must tell you कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं और वो जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो डेफिनेटली एग्जाम्स में आते हैं, डेफिनेटली बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है। एक न्यूमेरिकल पक्का इलेक्ट्रिसिटी से R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A से आएगा। इसको हम क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं। रो आपको मैं स्पेलिंग बोलता हूं RHO, दिस इज व्हाट कॉल्ड रो। और इसको हम कई बार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी भी इसको बोला जाता है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। इतना समझ में आया? नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, रफ करता हूं, उसके आगे कहां पढ़ाते हैं। ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं। तो बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक है, खा पी रहे हो, जी रहे हो, लॉकडाउन में मस्त मजे कर रहे हो, खूब खाओ खूब पियो, टाइम टाइम से रामायण और महाभारत देखते रहा करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो हमने हम फॉर्मूला लेकर आए R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ये फॉर्मूला हम लेकर आए। अब मैंने इसको बोला ये जो रो है तुम्हारा, देखो बेटा ये है तुम्हारा रो, ठीक है, इसको आप बोलते हो, एक और नाम देते हो इसको आप रेजिस्टिविटी बोलते हो, आप रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब मैं कहूं कि फॉर अ वायर, एक वायर के लिए, फॉर अ वायर if its length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square, then R will be equals to rho। तो R rho के इक्विवेलेंट होगा। देखो क्या लिखा है, कोई वायर अपने पास, सपोज करो ये रहा वायर, सपोज करो ये रहा वायर, कुछ भी सपोज करो भैया। अब ये जो है तुम्हारा एरिया, दिस, ये 1 मीटर स्क्वायर, और ये जो लेंथ है तुम्हारी ये कितनी है, 1 मीटर, 1 मीटर इसकी लेंथ हो गई। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, 1 मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ मैंने 1 मीटर स्क्वायर लिखा है, 1 मीटर स्क्वायर लिखा है। अगर 1 हो गया तो क्या करोगे, देखो फॉर्मूला अपने पास R इज इक्वल्स टू रो L, अगर 1 हो गया तो 1 लिख दिया, और एरिया 1 हो गया तो 1 हो गया। तो यहां से क्या आ गया तुम्हारे पास, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो, मतलब रेजिस्टेंस रो के बराबर होगा। रेजिस्टेंस रो के ही बराबर होता है कब, जब 1 मीटर लेंथ हो वायर की और 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब क्या समझे यहां से ये मतलब समझ रहे हैं सर कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर जिसको हम रेजिस्टिविटी बोल रहे हैं, resistivity is defined for 1 meter and 1 meter square। रेजिस्टिविटी 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए डिफाइंड है, ठीक है। और रेजिस्टिविटी की यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है, रो पी नहीं है, नेवर कंफ्यूज, ये पी नहीं है, रो है। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज बेटा ओम मीटर। यूनिट क्या है इसकी, ओम मीटर, ऐसे लिखते हैं ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी 1 मीटर 1 मीटर स्क्वायर के लिए डिफाइंड है। 1 मीटर
रेजिस्टेंस 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए डिफाइंड है तुम्हारा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब ये रहा रो ये रेजिस्टिविटी। अब इस रेजिस्टिविटी के बेसिस पर ही आपने कंडक्टर के बारे में बता रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी वी कैन कंक्लूड, वी कैन से दैट विच वन इज कंडक्टर, विच वन इज इंसुलेटर, विच वन इज एलॉय। रेजिस्टिविटी के बेसिस पे ही बता रखा है। मतलब देखो रेजिस्टिविटी इन द सेंस कि तुम्हारे पास एक इतना लंबा वायर है, इतना लंबा मान लो वायर है, तो इतने लंबे वायर में 1 मीटर पे, मान लो यहां से यहां तक 1 मीटर है, 1 मीटर पे जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा ना उसको आप बोलोगे रेजिस्टिविटी। 1 मीटर पे यहां से यहां तक और 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा, रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी है। बट जब लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, मतलब रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड फॉर 1 मीटर लेंथ। 1 मीटर लेंथ के लिए रेजिस्टिविटी डिफाइंड होता है। रेजिस्टेंस पूरे वायर के लिए डिफाइंड। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है पूरे उस वायर की, उस पूरे मटेरियल की, बट रेजिस्टिविटी नहीं। रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है 1 मीटर के लिए, फॉर 1 मीटर। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों में अंतर है बेटा, थोड़ा सा, लेकिन दोनों का काम एक ही है। इसीलिए देखो यहां लिखा है ओम मीटर, मतलब ओम मीटर का मतलब 1 मीटर में जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन 1 मीटर, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन 1 मीटर, जो रेजिस्टेंस 1 मीटर में ऑफर होता है उसको आप रेजिस्टिविटी बोलते हो। और रेजिस्टिविटी के बारे में ये पूरी कहानी। रेजिस्टिविटी के बेसिस पे आप कंडक्टेंस को डिफाइन करते हो। नेचर ये लिखा है ना, नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अब नेचर ऑफ द सब्सटेंस का क्या मतलब भाई? नेचर ऑफ द सब्सटेंस का मतलब क्या? जिसमें ज्यादा अच्छे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो बेस्ट कंडक्टर होगा। जैसे सिल्वर है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे? क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं, आसानी से मूव कर पाते हैं, तो बेस्ट कंडक्टर हो जाता है। कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम ये सब अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं, है ना। और कुछ उसी में बैड भी है, इंसुलेटर भी होते हैं, कुछ एलॉयज होते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे निक्रोम का रहता है, क्रोमियम, मैग्नीज, इन सब का एलॉय का फॉर्मेशन होता है। एलॉय जो होते हैं वो क्या होते हैं? हीट रेजिस्टेंट होते हैं, वो हीट को रोकते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर पे या फिर टेम्परेचर बढ़ाने पर वो क्या करते हैं? पिघलते नहीं, मेल्टिंग नहीं होती उनमें। उसी में तुम्हारा एक टंगस्टन है, टंगस्टन विच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल फिलामेंट्स, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स में यूज किया, फिलामेंट के रूप में यूज किया जाता है उसको, टंगस्टन को, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत हाई रहता है। इट इज नियर अबाउट 3380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नियर अबाउट पे जाकर के टंगस्टन का वायर जो होता है वो मेल्ट करता है। ठीक है, टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर कई सारे कंडक्टर में वेरी करता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के साथ कई बार रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कई बार टेम्परेचर बढ़ाने पे कुछ के साथ घट जाता है। तो टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो वेरिएबल है। मतलब कई बार ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली इसको रिलेट नहीं कर सकते। मतलब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस ऐसा हो सकता है कि बढ़ जाए, टेम्परेचर तुम घटाओगे तो रेजिस्टेंस ऐसा हो सकता है कि घट जाए। बट ऑल ओवर इन दिस होल चैप्टर वी हैव टू ओनली डिस्कस अबाउट दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से तुम इसकी यूनिट भी लेकर आ सकते हो, यू कैन इजिली फाइंड आउट। देखो बेटा हम क्या कर रहे हैं, यहां थोड़ा सा रफ करता हूं मैं, ठीक है, ताकि अच्छे समझा पाऊं। यहां से मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को यहां लिख लिया, r इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, लिख लिया। अब ये को इधर भेज दिया मैंने, तो क्या हो गया, r इंटू ए और ये l नीचे आ गया, अपॉन l इज इक्वल्स टू व्हाट, रो। अब r की यूनिट लिखो, r की यूनिट क्या थी, ओम थी, ओम। ओम एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, लेंथ का क्या होगा, मीटर होगा, तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो यहां आ जाएगा रो। तो रो का क्या आ गया, ओम मीटर आ गया कि नहीं, रो इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ओम मीटर। मतलब रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड फॉर 1 मीटर। 1 मीटर में जितना रेजिस्टेंस ऑफर होगा वही रेजिस्टिविटी है, वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। बात क्लियर हो रही है सबको? सबको समझ में आया? आज का टॉपिक क्या सबको समझ में आया? मोस्टली इसी पे हमारा फोकस था और इस पे ही न्यूमेरिकल्स हम आगे करने वाले हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार आपको किताब से ये चीज समझ में नहीं आती कि कैसे लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और कैसे एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन मैंने तुमको 2 तरीके समझाए और दोनों तरीके से बेस्ट तरीके दिए हैं मैंने तुम लोगों को।
बेस्ट तरीके, मतलब दैट वे यू कांट गेट एनीवेयर, कहीं और आपको नहीं मिलना, विद द हेल्प ऑफ दैट सर्किट डायग्राम की मदद से मैंने आपको समझाया एंड आफ्टर दैट थ्योरेटिकली भी समझाया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, सबके दिमाग में ये चीज जाकर के घुस गई होगी। अगर फर्दर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कहां कमी रह गई। फिर भी I have tried my best to make you understand the each and every word of this lecture. इस लेक्चर का हर एक वर्ड समझाने की मैंने तुमको कोशिश की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, इतना ही छोड़ते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला दैट इज R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तब तक आप क्या करें कि बुक से और वीडियो से अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।